कुछ कह रहे थे क्या? सर वो ज्योग्राफी में एक डाउट था, ला नीनो और एल नीनो एक टॉपिक है। ला नीनो और एल नीनो। एल नीनो। हाँ सर, उनको समझा। एल नीनो। The questions are related of El Nino. प्रोफेसर टीवी सिंह साहब, प्रोफेसर तेज बहादुर सिंह एमएच कॉलेज गाजियाबाद में है, और इससे पहले उन्होंने जो है एल नीनो पर काम किया है। एल नीनो मीन्स है ये क्लाइमेट से संबंधित है, जलवायु से। यानी इसका तात्पर्य है कि जलवायु में जो बड़े लेवल पर चेंज आ रहे हैं धीरे धीरे, जैसे वर्तमान परिवेश में देखा जा रहा है कि एकदम बहुत गर्मी और एकदम ठंड और फिर बर्फीली ठंड। यानी कहा एल नीनो क्लाइमेट के कारण जो ग्लेशियर हैं वो ग्लेशियर धीरे 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 पिघल रहे हैं। इससे ग्लेशियर का स्खलन हो रहा है, लैंडस्लाइड्स। इसके कारण असमय वर्षा और असमय बर्फबारी हो जाती है, जिसमें आईपीसी के अंतर्गत इंडियन पैनल क्लाइमेटिक, जिसके सैम पित्रोदा चेयरमैन रहे हैं, इंडिया में क्लाइमेट एल नीनो पे बहुत बड़ा काम किया है उन्होंने, और विश्व के लेवल पर इसकी एक संस्था उन्होंने स्थापित की, क्लाइमेटिकल चेंज। प्रोफेसर त्रिवेदी, एनवायरमेंटल क्लाइमेटिकल चेंज। आपको शायद याद आ रहा होगा, मैं यहाँ पर नाम लेना चाह रहा हूँ। प्रोफेसर त्रिवेदी ने क्लाइमेटिकल कंडीशंस ऑफ एल नीनो पर काम किया। तो इंडिया जो है विश्व के एल नीनो क्लाइमेटिकल कंडीशन के लिए विश्व का गुरु माना जाने लगा, क्योंकि इंडिया में सभी तरह की क्लाइमेट पाई जाती है। जलवायु वास्तव में क्या है? जलवायु वायुमंडलीय दशाओं का योग है। जलवायु वायुमंडलीय दशाओं का योग है। वायुमंडलीय दशाएं वो कैसी हैं? जिसमें टेम्परेचर है, विंड है, विंड वेलोसिटी है, विंड डायरेक्शन है, ह्यूमिडिटी है। ये सारी जो वायुमंडलीय दशाएं हैं, इनके लंबे अंतराल के बाद किसी भी देश की, किसी भी राज्य की जलवायु का निर्धारण होता है। देखा कुछ समय पहले बर्फीली हवाएं अभी चल रही हैं, बहुत तेज चल रही हैं। पता पड़ा कि इस समय क्लाइमेटिकल कंडीशन, जलवायु में परिवर्तन आ रहा है, ठंडी से गर्म सीजन की तरफ जा रहे हैं। तो एक दिन थोड़े समय में टेम्परेचर कितना पहुंच रहा है? 26, 27 और 31 तक टेम्परेचर पहुंच रहा है। यानी ये महसूस अभी से हो रहा है कि इस हिसाब से टेम्परेचर बढ़ेगा। तो इस बार गर्मी में टेम्परेचर अधिक होगा, बहुत गर्मी पड़ेगी, 47 और 50 तक पहुंचने की संभावना है। जब गर्मी अधिक होगी तो वर्षा भी अधिक होगी, इसके बाद ठंड भी अधिक होगी। इस बार का टेम्परेचर कितना पहुंच गया था? देखा अन्य ईयर से इस बार जो है ठंड कम पड़ी है या ज़्यादा? ज़्यादा पड़ी, मतलब जरूरत से ज़्यादा पड़ी, जो कि इस प्लेन एरिया में इतनी ठंड पड़ती नहीं। ये गंगा यमुना का द्वाब है। उत्तर भारत का उत्तर प्रदेश जो पूर्वी अपर गंगा यमुना द्वाब के अंतर्गत स्थित है, इसमें न अधिक ठंड है, न अधिक गर्मी है और न अधिक वर्षा है। ऐसा
गंगा यमुना का मध्यवर्ती भूभाग, जिसमें क्लाइमेटिकल दशाएं भी सभी पाई जाती हैं, इसमें भी जलवायु के कारण ही जब ग्लेशियर पिघले तो टेम्परेचर गिरता चला गया और टेम्परेचर 3 से 4 डिग्री सेंटीग्रेड तक पहुंच गया। 2 महीने इस तरह से गर्मी पड़ी कि लोग घरों से निकलना, जो ओल्ड स्टेज पर्सन थे उन्होंने घूमना बंद कर दिया, क्योंकि जब टेम्परेचर कम होता है 3 डिग्री 4 डिग्री या 7 डिग्री या 8 डिग्री तक होता है, तो ओल्ड स्टेज पर्सन्स को हार्ट अटैक की सबसे ज़्यादा संभावना रहती है। जो एक एज के बाद ब्लड जो है जमना शुरू हो जाता है बॉडी में, और फिर बॉडी में जब ब्रेन को ऑक्सीजन सप्लाई नहीं हो रही, ब्लड सर्कुलेशन कम हो गया, तो एकदम हार्ट अटैक हो जाता है, पैरालिसिस हो जाता है, क्योंकि इस बॉडी को उस टेम्परेचर में रहने की आदत नहीं है। हालांकि आप कहेंगे जब ग्लेशियर में लोग रहते हैं, चाहे इंडिया में हो, किसी भी ग्लेशियर माउंटेन्स पे हो, तो उनको भी अटैक होना चाहिए, लेकिन उस क्लाइमेट के अनुसार उनकी बॉडी उसमें एडजस्ट किए हुए है। हालांकि फिर भी इंडियन आर्मी को, जो इंडियन आर्मी पर्सन्स हैं, जो यंगेस्ट होते हैं, जो पहली बार फौज में या बीएसएफ में या सीआरपीएफ में भर्ती होते हैं या बॉर्डर फोर्सेस में भर्ती होते हैं, उनको यंगेस्ट पर्सन को ही बॉर्डरों पे भेजा जाता है। हर एक को भेजा जाता है, लेकिन यंगेस्ट को भेजा जाता है, और उसके हिसाब से रिसोर्सेज तो है, तैयारी तो अब काफ़ी कर ली गई है, लेकिन फिर भी यंगेस्ट को, ओल्डेस्ट पर्सन को वहाँ पर कभी नहीं भेजा जाता। इस एक एज के बाद वहाँ से हर एक को, जो भी फौजी भर्ती है, उसको 3 साल कम से कम मिनिमम वहाँ पर रहना है। क्यों रहना है? कि आपको उस इन्वायरमेंट में आपकी बॉडी को एडजस्टमेंट करना है, क्योंकि अगर अटैक कभी होता है, ऐसी स्थिति बनती है, तो उनको भी जाना पड़ेगा। इसलिए उस भूभाग का, उस भौगोलिक स्थिति का ज्ञान होना और उस इन्वायरमेंट में, उस ठंड में, उस ग्लेशियर में काम करने की क्षमता उस बॉडी को होनी चाहिए। इसलिए सभी की पोस्टिंग 3 साल के लिए एक बार ज़रूर की जाती है, चाहे वो कांस्टेबल है, चाहे कोई ऑफिसर्स है। तो इस तरह से ये जो हमारा सिक्योरिटी सिस्टम है बना रखा है। इल्नो क्लाइमेट ये है, इस पर बहुत काम हुआ है, बहुत अलग अलग जलवायु विज्ञान वेत्ताओं के अलग अलग विचार हैं, इसमें अलग अलग मत हैं। कुछ कहते हैं कि जलवायु वो दशाएं हैं, जो कंडीशन है, जो दिन पर दिन की घटनाओं पर निर्भर करती हैं। जैसे जब वायुमंडलीय तापक्रम अधिक हो जाता है तो विंड हाई टेम्परेचर क्रिएट हो जाता है और हवाएं केंद्र से पर्दे की ओर चलना शुरू हो जाती हैं, जहाँ से हाई टेम्परेचर क्रिएट होता है। आप ये तो जानते होंगे, उच्च दाब और निम्न दाब और मध्य दाब, वायुदाब राशियाँ, वायुदाब की हवाएं, वायुदाब कंडीशन, जो मौसमी घटनाएं घटित होती हैं। जो भारत के मानचित्र में देखा जाए तो ये छोटे छोटे आइलैंड हैं, यहाँ अंडमान निकोबार द्वीप समूह भारत के अंडर में है। ये शासित देश हैं, ये श्रीलंका है, जो भारत के इंडियन ओशियंस के में स्थित है। अब इसको दृष्टिकोण से देखें
तो हमारा भारत का भौगोलिक दृष्टिकोण से अध्ययन करें तो ये स्थित है, अरब सागर है इधर, अरेबियन सी, और इधर है बे ऑफ बंगाल। बंगाल की खाड़ी, और इधर है इंडियन ओशन। और इधर है माउंटेन्स, यानी हिमालय पर्वत श्रृंखला और इसकी सब श्रृंखलाएं, शिवालय श्रृंखला है, माउंट एवरेस्ट, ये जो है ये पूरा भूभाग, ये पूरा भूभाग कभी एक हुआ करता था, ये पाकिस्तान है, और इधर ये अफगानिस्तान है, इधर रसिया है, और ये पूरा क्षेत्र चाइना का है। अब भौगोलिक दृष्टिकोण से विश्व में सबसे उच्च स्थान इसी भूभाग में पाया जाता है। अब आप ये कहेंगे कि इस भूभाग की इम्पोर्टेंस क्या है? इससे कोई आर्थिक हमको बहुत बड़ा किसी भी कंट्री को लाभ तो नहीं हो रहा है, हैं? एग्रीकल्चर लैंड, देखो एग्रीकल्चर लैंड कहाँ होगी? जहाँ प्लेन एरिया होगा, जैसे गंगा यमुना का द्वार। अब ये माउंटेन्स है, यहाँ पर एग्रीकल्चर कहाँ होगी? है बस एक सबसे बड़ा इकोनॉमिक रिसोर्सेज है। एक तो वहाँ पे मिनरल्स पाए जाते हैं, या फ्रूट इंडस्ट्रीज है, और इसके साथ साथ टूरिस्ट इंडस्ट्रीज है। कश्मीर को भारत का स्वर्ग कहा जाता है, क्योंकि यहाँ पर क्लाइमेटिकल कंडीशन अकॉर्डिंग टू इंडिया सबसे ज़्यादा फ्रूटफुल मानी जाती है। इसलिए भारत को, कश्मीर भारत का मुकुट है या स्वर्ग है, क्लाइमेट के हिसाब से, इन्वायरमेंट के हिसाब से। सबसे ज़्यादा टूरिस्ट से इनकम भी इसी भूभाग से होती थी, लेकिन आज के परिवेश में नहीं है। अब टूरिस्ट वहाँ जाना पसंद नहीं करता, क्योंकि जब से टेररिस्ट शुरू हुआ है, जब से टूरिस्ट ने बंद कर दिया जाना, इंडियन ने भी बंद कर दिया है। पहले सबसे ज़्यादा टूरिस्ट इंडिया घूमने आते थे तो कश्मीर अवश्य जाते थे, और कश्मीर को भारत का स्वर्ग बोला जाता था, क्योंकि हर एक व्यक्ति कश्मीर जाना पसंद करता था। अब जब से जो फॉरेन, इंग्लैंड के, अमेरिकन कुछ लोग टूरिस्ट जो है आतंकवादियों ने पकड़े और फिर उनको मार दिया गया, और उसके कारण विश्व समुदाय को बहुत नाराज़गी झेलनी पड़ी, और इसके कारण धीरे धीरे टूरिस्ट जाना बंद। क्लाइमेटिक कंडीशन के हिसाब से, हालांकि ये भूभाग ऐसा क्षेत्र है यहाँ पर 3 से 4 महीने जैसा नॉर्मल टेम्परेचर रहता है, लेकिन बाकी जो है ग्लेशियर ठंडी अधिक पड़ती है। अब इंडो क्लाइमेटिकल कंडीशन के हिसाब से अब वो दशाएं हो गई हैं। कभी देहरादून भी ठंडा रहता था, अब मंसूरी भी उतना ठंडा नहीं है। अब उससे ऊपर हिमाचल प्रदेश में चंबा और टीकमगढ़ इन क्षेत्रों में जाकर के टेम्परेचर डाउन होता है, लेकिन वो काफ़ी पर्वतीय क्षेत्र है। जब आप देहरादून जाएंगे, मंसूरी जाएंगे, मंसूरी से फिर ऊपर जाएंगे, आगे चल के जिला टीकमगढ़ है हिमाचल प्रदेश का। मैं अभी कुछ साल पहले गया था वहाँ टूर लेकर के। केम्प्टी फॉल झरना है, ऊपर से काफ़ी ऊंचाई से पानी जो है नीचे गिरता, बहुत कोल्ड क्लाइमेट है। हालांकि वहाँ पर होटल्स हैं, टूरिस्ट केवल जाता है। आजकल टूरिस्ट जो है हिमाचल प्रदेश जाना अधिक पसंद करता है, कश्मीर बहुत कम जा रहा है। उत्तराखंड के भूभागों में कुछ जगह जाना, ऋषिकेश, उत्तरकाशी, पिथौरागढ़, इन क्षेत्रों में जाना पसंद करता है। हिमाचल प्रदेश जाना पसंद करता है।
अब इंडो क्लाइमेटिकल कंडीशन जब कभी हुआ करती थी, जब चेंज हुआ तो यहाँ पर भी मौसमी दशाओं में परिवर्तन हुआ है। कभी मंसूरी बहुत ठंडा माना जाता था, आज मंसूरी उतना ठंडा नहीं है और देहरादून और मंसूरी की क्लाइमेट में कोई ज़्यादा फर्क नहीं है। तो कहने का तात्पर्य है, कभी आसाम, अरुणाचल प्रदेश, मेघालय, इन क्षेत्रों में, पहाड़ी क्षेत्रों में अधिक वर्षा हुआ करती थी, वहाँ पर भी वर्षा की दशा में परिवर्तन हुआ है। कभी शिलोंग में वर्षा अधिक होती थी, आज शिलोंग में वर्षा वहाँ से कम हो गई है, उस स्थान से बदल गई है, मानसराम में है, चेरापूंजी को चेंज किया है। हालांकि वो स्थान पास में ही है, लेकिन फिर भी ये क्लाइमेटिकल कंडीशन की दृष्टिकोण से ये और भौगोलिक दृष्टिकोण से भारत की भौगोलिक स्थिति ऐसी है, जो भारत के उत्तर में हिमालय पर्वत श्रृंखला विद्यमान है, भारत के पश्चिमी भूभाग में अरेबियन सागर है और दक्षिण में हिंद महासागर है और ईस्ट में बंगाल की खाड़ी है और ये 7 स्टेट पूरे को कवर किए हुए है शिवालिक रेंज। तो इस तरह से भौगोलिक दृष्टिकोण से भारत की स्थिति सुदृढ़ है। ऐसा भूखंड है जहाँ पर पठारी लैंड भी, पठार भी पाए जाते हैं, पर्वत भी पाए जाते हैं, मैदान भी पाए जाते हैं और झील और तालाब और अन्य ड्रेनेज पैटर्न, अफवाह प्राणियों का संगम है, नदियों का संगम है। जब नदियाँ नहीं होंगी तो इरिगेशन सिस्टम नहीं होगा और इरिगेशन नहीं होगा तो एग्रीकल्चर नहीं होगी और एग्रीकल्चर नहीं होगा तो फूड प्रोवाइड किसी कंट्री के लिए नहीं होगा। तो राष्ट्रपति APJ अब्दुल कलाम साहब कहते थे कि अगर भारत की नदियों को जोड़ दिया जाए, रिवर सिस्टम को अगर जोड़ दिया जाए तो बाढ़ की समस्या हल हो जाएगी और वाटर की समस्या, जो पानी की समस्या के लेते हैं, वो खत्म हो जाएगी। लेकिन कहने को तो है कि कुछ जगह पर ये काम हुआ, बेतवा को और उनको केन और बेतवा को, लेकिन अब ये वास्तव में प्रैक्टिकल देखा जाए तो ये इस पर इतना बड़ा खर्चा आएगा, इसके कारण इतना जल्दी ये संभव नहीं होगा। लेकिन अब इतना फ्लड जो वाटर है, जो वास्तव में जो अब पानी की आवश्यकता है, उस समय वो पानी बाढ़ के रूप में और समुद्र में चला जाता है। अब इस समय बुंदेलखंड का क्षेत्र, बघेलखंड का क्षेत्र, रुबेलखंड का क्षेत्र में काफ़ी अंतर है और ड्राई लैंड है। केवल ऐसे क्षेत्रों पर एग्रीकल्चर फार्मिंग की जाती है जहाँ पर इरिगेशन की फैसिलिटी अवेलेबल है। कभी ये क्षेत्र भी पूरा भूभाग भारत का थार का मस्तल के नाम से जाना जाता था। लेट श्रीमती इंदिरा गांधी ने इंदिरा केरल के नाम से निकाला, तो यहाँ पर इस क्षेत्र में काफ़ी परिवर्तन आया है। इकोलॉजिकल इन्वायरमेंटल कंडीशन में काफ़ी चेंज हुआ है। सर, जैसे मैंने यहाँ पर मतलब ये पठारी एरिया था, मरुस्थलीय एरिया था और इंदिरा केरल में उससे तो बहुत ज़्यादा स्पीसीज को, वहाँ की जनजातियों को भी नुकसान हुआ है। क्या जनजातियों का? बहुत ज़्यादा यहाँ से, लेकिन उसके अनुकूल वातावरण नहीं था ना, वहाँ मरुस्थलीय एरिया था। हाँ, पानी का बहाव हुआ, वहाँ से वहाँ का जो एटमॉस्फेयर था पूरी तरह चेंज हो गया। देखिए, हाँ, दो चीज़ें हैं। विकास वह गति है जिससे कुछ हमें फ़ायदा भी है और कुछ इन्वायरमेंटल इससे कुछ हमें नुकसान भी है। देखिए, नुकसान तो ये हुआ, इसका उद्देश्य था कि हमें फ्रेंडली इन्वायरमेंट क्रिएट करना है। नुकसान ये हुआ कि दलदली भूमि हो गई, उस लेवल लायक नहीं थी और जो है जितना फॉरेस्ट, जितनी उम्मीद थी डेवलपमेंट की, उतना नहीं हुआ। अब विकास ऐसे तो सोच के नहीं किया जा सकता कि इससे हमें इतना 100% ही फायदा हो जाएगा। मान लीजिए हम कोई एक्सप्रेस वे बना रहे हैं, अब इससे एग्रीकल्चर लैंड हमारी जा रही है,
नुकसान भी हो रहा है, फ़ायदा किस लिए कि हमारा ट्रैफिक कंट्रोल होगा और हम समय की बचत करेंगे, यही तो हो रहा है। उतने उससे ज़्यादा एक्सीडेंट भी बहुत हो रहे हैं। हाईवे बनाने का उद्देश्य तो यह है कि भाई ट्रैफिक बहुत बढ़ गया है, ट्रैफिक बढ़ गया है तो इसके लिए हाईवे सड़क भी चौड़ी करनी पड़ेगी। जब जनसंख्या 35 करोड़ थी तब अकेले इस जो हमारी सड़क या रेलवे ट्रैफिक सिस्टम था उससे ही काम चल रहा था। आज जनसंख्या उसके कई गुना बढ़ गई है, उसके का जनसंख्या के साथ साथ व्हीकल भी बढ़ गया है, तो उसके साथ साथ हमें सड़कें चौड़ी करनी पड़ेंगी और हाईवेज बनाने पड़ेंगे। अगर हाईवे तो इसलिए हमें कुछ कैनाल भी बनानी पड़ेंगी। इंदिरा गांधी ने तो ये सोचा था कि इस क्षेत्र में काफ़ी लैंड, इंदिरा जी ने ऐसा नहीं है किसी सरकार ने काम नहीं किया, सबसे अधिक बुनियादी ढांचे पर काम हुआ है। हर एक सरकार करती है काम, अपने उसकी पॉलिसीज उल्ट करके पॉलिसी वही होती है। क्यों? काम करने वाले तो ब्यूरोक्रेटिस है, प्लान तो वही प्रोजेक्ट बनाते हैं, ये तो लॉन्च करते हैं, लेकिन हमको किस डायरेक्शन में काम करना है, कौन सी चीज़ें सही करनी है। लेट श्रीमती इंदिरा गांधी ने 20 बैंक्स बनाए, क्योंकि सारी अर्थव्यवस्था उस देश की बैंकिंग सिस्टम पर आधारित है। अगर बैंक हमारे सुदृढ़ नहीं होंगे तो निश्चित रूप से उस देश की अर्थव्यवस्था सही नहीं रह सकती। तो उन्होंने 20 नेशनल बैंक बनाए, फिर उन्होंने 5 ईयर्स प्लान्स बनाए, 20 पॉइंट प्रोग्राम्स बनाए, 20 पॉइंट प्रोग्राम कि हमें इतना टारगेट अचीव करना है। प्लांटेशन करना है, फैमिली प्लानिंग करनी है, पंचायत राज डेवलपमेंट करना है, ब्लॉक को सिस्टम करना है, वेस्ट लैंड सारा। पहले ये सबसे बड़ी बात ये थी कि आज जो आपको ये हरा भरा प्रदेश दिख रहा है, उत्तर प्रदेश में बहुत बड़ा लास्ट पार्ट ऑफ द वेस्ट लैंड आइदर द लिमिटेड ऑफ द ऊसर लैंड, बहुत बड़ी पार्ट पर ऊसर भूमि थी, बंजर भूमि थी, वेटलैंड एरिया था। और उन्होंने कहा कि 80% पॉपुलेशन लिविंग द रूरल एरिया और विलेज एरिया, सो दैट इज द रिक्लेम ऑफ द वेस्ट लैंड और रिक्लेम ऑफ द ऊसर लैंड और बंजर लैंड। उसके हिसाब से उन्होंने बहुत तेज़ी से इनका विकास किया, तब जाके खाद्यान्न की समस्या पर हम काबू पा पाए। अगर इतना पार्ट हमारा एग्रीकल्चर लैंड में नहीं होता, आज स्थिति दूसरी बदलती जाती है कि जो वेस्ट लैंड थी, ऊसर लैंड थी, उसका तो रिक्लेम हो गई। इसके लिए उन्होंने फॉरेस्टेशन किया, प्लांटेशन किया, जिप्सम, पाराइट, वाटर लॉगिंग, मैनी सिस्टम रिलेटेड ऑफ द अफेक्टेड ऑफ द एनवायरनमेंट, सो दैट इज द रिक्लेम ऑफ एग्रीकल्चर लैंड। यानी कृषि भूमि में वो परिवर्तन करते करते धीरे धीरे हुए, और इसके कारण हमें खाद्यान्न में आत्मनिर्भर बने। फिर उन्हीं के पीरियड में ग्रीन रेवोल्यूशन आया, नीले क्रांति आई, ब्लू रेवोल्यूशन हुआ, और इसके कारण धीरे धीरे उन्नति तो हुई। अब वही जो लैंड है, अब ट्रैफिक जो सबसे ज़्यादा जो लैंड अब कम होती जा रही है, एक लिमिट थी, अब तो नहीं है। लैंड ऐसी तो नहीं है, इसको और बढ़ाया जा सकता है। इसी बाउंड्री के अंतर्गत तो हमें रहना है, दूसरे देश में थोड़ी जाना है। अब इस बाउंड्री के अंदर जितनी लैंड थी, अब आप कहें कि हम पत्थर पहाड़ों को काट करके वहाँ कृषि कर दें, वो तो संभव नहीं है। वहाँ तो माइंस ही डेवलप करेंगे, कोई इंडस्ट्री डेवलपमेंट करेंगे, वहाँ पर कोई रूट निकालेंगे, रेलवे लाइन निकालेंगे, तब वहाँ आवागमन का सिस्टम होगा, तब उनका विकास होगा। जो लैंड जितनी थी, वो ज़्यादातर लैंड मध्य उत्तर प्रदेश और पूर्वी उत्तर प्रदेश में थी। ये पूरा रायबरेली का क्षेत्र, सुल्तानपुर का क्षेत्र, इलाहाबाद का सराउंडिंग क्षेत्र, फतेहपुर, पूरा क्षेत्र जो है उस लैंड में। लेट श्री राजीव गांधी का ये प्रोजेक्ट बहुत बड़ा चला था,
वेस्टलैंड डेवलपमेंट बोर्ड, पड़ती भूमि विकास बोर्ड, और इसमें पूरा पार्ट था वेस्टलैंड को रिक्लेम किया, फॉरेस्टेशन किया, प्लांटेशन किया, और उसी प्लांटेशन को आज तक वो काम आ रहा है, और उसका हमने विदेशों में भी सप्लाई किया। उससे क्लाइमेटिकल कंडीशन पे भी फर्क पड़ा, इन्वायरमेंट पे भी चेंज हुआ। और स्थिति यह है कि हमें लैंड चाहिए हाईवेज के लिए, किसी भी जैसे एयर बेस बनाना है, हवाई अड्डा बनाना है, तो अब ज़रूरत पड़ने लगी धीरे धीरे कि आप एयर बेस तैयार करिए, हवाई अड्डे तैयार करिए, या फिर हमें हाईवेज तैयार करिए। जो सभी हाईवेज बने उसके लिए लैंड चाहिए, और लैंड है लिमिटेड। किसानों के पास, जिनके पास लैंड थी वो अब लिमिटेड लैंड हो गई। पॉपुलेशन बढ़ी, किसी शहर के आसपास का विकास वहाँ के सराउंडिंग क्षेत्रों की एरियाज पर निर्भर करता है। अकॉर्डिंग टू थ्योरी ऑफ यूनथन या सेंटर प्लेस थ्योरी, इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट, इसके आधार पर फॉर एग्जाम्पल मान लीजिए एनसीआर में था, दिल्ली एक इंडिया की राजधानी है, उसके सराउंडिंग, उसके क्षेत्र में हर एक आदमी जहाँ पर एम्प्लॉयमेंट मिलता है वहाँ बस जाता है, यहाँ पर रोजगार होता है, चाहे वो किसी प्रकार का रोजगार। अब आवश्यकता पड़ी तो वहाँ गरीबी सबसे बड़ा प्रदूषण है। लेट श्रीमती इंदिरा गांधी ने 1972 में स्टॉकहोम कॉन्फ्रेंस में कहा था कि सबसे बड़ा प्रदूषण तो गरीबी है। आपने देखा कि स्लम्स में कितने झुग्गी झोंपड़ियों में रहने वाले, उनको नहीं मालूम कि उनको शुद्ध पानी मिलता होगा या उस प्योर हाइजीन्स का, कैलोरीज का बॉडी के लिए प्रॉपर खाद्यान्न मिलता है या नहीं। अब ये समस्या हमारे भारत की नहीं है, भारत में बहुत बड़ी समस्याएं उत्पन्न हो गई हैं, जो कि बाहर जो म्यांमार से लोग आकर के दूसरे देशों से, बाउंड्रीज तो इतना है नहीं, ये इस क्षेत्र में बॉर्डर्स पर लगी हुई है, इस क्षेत्र में म्यांमार है, चाइना है, थाईलैंड, इधर के लोग बहुत आ गए, बंगाल में लोग बहुत, बांग्लादेश बहुत आ गए, वो बाहर भी फैल गए हैं। तो उसको कंट्रोल करने के लिए हमने बहुत से प्लान तैयार किए, लेकिन अभी कोई ऐसा प्लान नहीं जो बॉर्डर से ऐसे एकदम जो है, आप जानते ही हैं कि किस तरह से सिक्योरिटी इस कंट्री को बचाएगा। इसी बाउंड्रीज के चक्कर पर तो आज रूस यूक्रेन पर हावी हो गया, अटैक मार दिया। उस समय रूस की ये कंडीशन थी कि रूस विश्व का सबसे बड़ा कंट्री आज भी है क्षेत्रफल के हिसाब से, उसके 11 टुकड़े हो गए। किसी भी देश की कट्टरता उस देश का विभाजन का कारण बन जाती है, और रूस एक समय ऐसा आया कि रूस का विभाजन करना। आज यूक्रेन के लिए इतनी मारामारी हो रही है कि यूरोपियन देश और नाटो देश, कोई सुनना है इस समय, सब अपनी अपनी ताकत, अपनी जिसके पास ताकत है वो हावी है। अब धीरे धीरे ऊपर वाला न करे कि अगर ऐसी स्थिति बन गई थर्ड वर्ल्ड वार की, हो सकता है, मैं ये नहीं कह रहा कि नहीं हो सकता, नहीं, मैं ये कह रहा हूँ और कहने का चाह रहा हूँ कि अगर थर्ड वार अगर हो गया, प्रभाव नहीं, भारत को प्रभाव क्या पड़ेगा, भारतीय के आना पड़ेगा। भारत कहीं अलग थोड़ी है, भारत के सामने तो सबसे बड़ा धर्म संकट है इस समय। भारत के सामने इतना बड़ा धर्म संकट है कि वो कहाँ जाए, वो जो है किसके साथ जाए। आपके अनुसार भारत को इस कंडीशन में क्या करना चाहिए? जैसे कोल्ड वॉर के टाइम पर भारत किसी पक्ष में नहीं गिरा था, वैसे ही रहना चाहिए। किसके? कोल्ड वॉर के टाइम पर भारत ने किसी पक्ष में मतलब
यूएसए के पक्ष में गया था ना यूएसएसआर के पक्ष में गया था। यूएसए अमेरिका और यूएसएसआर जो सोवियत संघ था उनमें से किसी के पक्ष में नहीं गया था। तो भी वही सिद्धांत अपनाना चाहिए उस समय पर जो अदरवाइज तो किसी एक पक्ष में रहेगा तो उसे दूसरे पक्ष से बहुत नुकसान उठाना पड़ेगा। संबंधित दोनों देशों के साथ उसके काफी अच्छे संबंध बने हुए हैं। ये बात ये तो इस समय जो है देखिए इस समय यही स्थिति यही टैक्टिस इंडिया ने अपनाई है। वास्तव में जो अपनानी चाहिए यही टैक्टिस है कि वो न्यूट्रेंट है किसी भी देश के साथ नहीं। लेकिन मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि अगर ऐसी स्थिति बन गई थर्ड वर्ल्ड वॉर की तब आप क्या करेंगे? ऐसे ही रहेंगे क्या? अकेले रहेंगे क्या? जब आपके ऊपर अटैक होने लगा तो आप क्या करेंगे? फिर किसका साथ देगा? कौन देगा? जब स्थिति ऐसी बन गई जो आज ऐसी कंडीशन बनती जा रही है तो भारत को कहीं तो अपने को स्थापित करना पड़ेगा। सर पॉसिबिलिटी तो ज्यादा यूएसए की है। अमेरिका की पॉसिबिलिटी अमेरिका के साथ होना चाहिए आपके हिसाब से? यस सर। अच्छा आप और बताएं क्या है? भाई यूएसए के हिसाब से कैसे होनी चाहिए? आप उसके कुछ फैक्टर बताओ। पहले तो दोनों देश जो है वो काफी देश है जो यूएसए में मतलब रशिया नहीं है। दूसरा भारतीय मूल के लोग अधिकतर यूएसए में ही रहते हैं। अमेरिका में अधिकतर लोग हैं जो भारतीय मूल के रहते हैं। अगर यदि कोई यूएसए के कोशिश जाता है तो भारतीय मूल के लोगों को बहुत ज्यादा इसका हानि उठानी पड़ेगी। व्यापार समझौते ज्यादातर यूएसए के साथ उसके हो रखे हैं भारत के, तो वहाँ पर जो ज्यादा मतलब पानी नहीं रुकना है तो उसके यूएसए के पक्ष में। रक्षा समझौते भी ज्यादातर उसके यूएसए के साथ भी हो रखे हैं। रक्षा समझौते तो दोनों के साथ में हुए हैं, रशिया के साथ में भी रक्षा समझौते हैं बराबर ही है। पॉसिबिलिटी इसी वजह से है क्योंकि डेमोक्रेटिक कंट्री है दोनों, और अगर यदि हमको उसको दबा के यानी चाइना भी हमारे अपोजिट में रहने वाला है, अगर उसके अपोजिट में हमको रहना है तो रशिया क्योंकि रशिया चाइना एक ही है, हमको उसका यूएसए का साथ देना होगा क्योंकि वो दोनों के बीच में अभी जितना हमारे बीच में पड़ेगा उतना ही चाइना और यूएसए दोनों के बीच में उतना बना हुआ पीछे से देख करके तो एक दूसरा अपने आप को आगे बढ़ाने की कोशिश कर रहा है। चाइना भी अपने आप को सोच रहा है कि दोनों के बीच में जंग हो में तीसरा आगे बढ़ना, इसमें भारत को तो उसी का साथ देना चाहिए। ज्यादातर पॉसिबिलिटी और जीतने की प्रोबेबिलिटी अगर देखी जाए तो यूएसए के पास का अधिकतर देश यूएसए के साथ हैं। नहीं पैसे उसका नाटो देश। अच्छा और आपका क्या विचार? और कौन कह रहा था? और क्या और भी तो कोई कुछ कह रहे थे? रशिया हाँ रशिया के साथ जाना चाहिए सर, हमारा थोड़ा एक्सपोर्ट भी सही रहता है। आपसे कह रहा हूँ एक्सपोर्ट इम्पोर्ट क्या कह रहे हैं सर? रशिया के साथ सर अगर मोरली देखा जाए तो दोनों ही एशिया वाली कंट्री हैं, और एशिया में अगर देखा जाए तो इंडिया और रशिया दोनों एशिया की कंट्री हैं। ट्रांसपोर्ट की भी कंट्री रहती है जितनी यूएसए के साथ रहती है। अगर हम उसकी तरफ से अगर अपने इकोनॉमिकली देखेंगे तो अगर ट्रांसपोर्ट का उधर देखेंगे तो इधर की सब दिक्कत चलेगी रशिया के साथ में। उधर जाएंगे यूएसए में जाएंगे तो सर ट्रांसपोर्ट का खर्चा इतना ज़्यादा हो जाता है, और अगर उधर से भी तोड़ देंगे तो सर इधर की जगह पर उधर भी जाना पड़ेगा, और बिना चाइना के हमारा मार्केट चल नहीं सकता है। चाइना के बिना मार्केट चलाना, इंडियन मार्केट चलाना इतना ज़्यादा पॉसिबल नहीं हो सकता जितना यूएसए के साथ चलाना हो पाएगा। तो इस वजह से रशिया के साथ जाना सर। लेकिन भारत में अगर यदि देखा जाए तो जापान के साथ बहुत ज़्यादा डेवलपमेंट समझौते हो गए हैं अभी, और बहुत सारी चीज़ें जो जमीनी स्तर से शुरू की जाती है जापान की टेक्नोलॉजी के द्वारा वो एक यूएसए के से समझौते हैं, क्योंकि वहाँ पर उसका जापान का कोई अपना अस्तित्व तो है नहीं, यूएसए के उसमें चलता है। तो हमारे अगर यदि यूएसए के खिलाफ जाएंगे तो डेवलपमेंट यहाँ इंडिया के अंदर चल रहे जापान में वहाँ पर भी जो अंदर डेवलपमेंट करेगा तो भारत को उसमें बहुत ज़्यादा नुकसान होगा।
उसके साथ में इतने डेवलपमेंट समझौते भी नहीं है, उसके साथ में ज़्यादातर हमारा ट्रेड थोड़ा बहुत और वो रक्षा समझौते कुछ हैं उसके साथ। और कोई किसी के विचार? लेकिन सर जापान को अगर जापान और चाइना के पर्सपेक्टिव से देखा जाए तो जापान से ज़्यादा चाइना का और आइडिया है। जापान में इंडिया के पूरे मीडियम क्लास को चाइना ने अपनी गिरफ्त में नहीं रखा है। मीडियम क्लास को जैसे एक साथ कैसे बोलते हैं वो सर पॉपुलेशन इज रिलेटेड टू मीडियम क्लास। आपके विचार में कोई है? आपके माइंड में कोई आइडियोलॉजी? अच्छा माल का उत्पादन भारत में कर रहा है, कच्चे माल को। आप कुछ कह रहे हैं? एक बात है, मेरे हिसाब से अमेरिका हमको नहीं चला रहा, अमेरिका को हम लोग चला रहे हैं। बहुत सारे वहाँ से इंटेलेक्चुअल लोग जो वहाँ से चल रहे हैं, और ये ऐसा भी बोल रहे हैं कि अमेरिका से हमारा रिश्ते खराब हो जाएंगे तो हमें बहुत नुकसान होगा। वहाँ पर लोग बोल रहे हैं, बात ये है कि अगर हमारी अमेरिका से लड़ाई होती तो अमेरिका को नुकसान होगा, क्योंकि अमेरिका की जो मोस्ट ऑफ एजेंसी है जो वर्ल्ड वाइड है उनको सारे इंडिया से रन करते हैं। तो मेरे हिसाब से सर थर्ड वर्ल्ड वॉर को न होके भारत को, क्योंकि उसके भी साथ है और भारत यूएसए के भी साथ है, तो मीडिएशन करना चाहिए, कहीं ना कहीं इस चीज को रोकना चाहिए मेरे हिसाब से। मीडिएटर एज अ मीडिएटर ऐसा है, मीडिएटर तो अमेरिका भी बनने के लिए बाइडेन साहब ने कहा, लेकिन वो लेकिन सर बाइडन जो अमेरिका है एक तरीके से यूक्रेन के पक्ष में ही ज़्यादा वो दे रहा है कि रशिया ने यूक्रेन में आगे ये कर दिया, रशिया ने यूक्रेन में आगे ये कर दिया। और लघु शाने भी आए थे, लघु शाने में भी रशिया ने अपनी मिलिट्री एजेंसी भेज रखी है और सारी एग्रीमेंट वगैरह उतार रखी है, तो वो उसकी भी कह रहा है कि उसने ये कर दिया वो कर दिया। तो एक तरीके से यूएसए ने अपना मतलब दिखा रखा है कि मैं तो यूक्रेन के साथ हूं। ये वो तो टोटली उन्होंने कह रखा है कि हम यूक्रेन की मदद करेंगे। लेकिन देखिए, ये सबसे बड़ी बात ये है, इसमें टैक्टिक्स और कूटनीति बड़ा काम करती है। युद्ध में एकदम ये नहीं है कि आप एकदम युद्ध में लड़ाई गाँव दीजिए। इसमें सबसे ज़्यादा पार्ट प्ले करती है, आज जरूरत होती है अजीत डोभाल जैसे व्यक्ति की, बिपिन रावत जैसे व्यक्ति की। इंडिया के लिए जो बहुत बड़े प्लेयर थे वो चले गए, असमय चले गए। उसको इस समय ज़रूरत थी, क्योंकि चाइना से हमारा तनाव अभी भी बना हुआ है। अब ये बात दोनों ही बात सही है, आप सही कह रहे हैं यूएसए से होना चाहिए दूसरे, लेकिन सत्य बात ये है कि यूएसए ने सही वक्त में कभी इंडिया का साथ दिया नहीं दिया। अगर और यूएसए इतनी दूर है, अगर हम यूएसए के साथ अभी भी जाते हैं और रसा हमारे खिलाफ हो जाता है, होगा ही, तो सबसे बड़ी बात है कि जो वीटो पावर चाइना है जो हमको परेशान किए हुए है, और चाइना जो इकोनॉमिक कॉरिडोर बना रहा है चाइना प्लस पाकिस्तान को लेकर के, तो ये पूरा हमारा उत्तरी ये पूरा क्षेत्र जो है उनके कब्जे में आ जाएगा और वो ऊपर हो जाएंगे, हम नीचे हो जाएंगे और इंडिया बहुत बड़ा नुकसान हुआ। ये हमारी देखिए मजबूरी है कि हमको रसा के साथ जाना ही पड़ेगा और जाना ही चाहिए। तो क्या सर जो हमारे भारतीय अब एक मिनट मैं लूँगा, आपकी बात मैंने सुन ली है, मैं फिर भी सुनूंगा। विश्व का कोई देश नहीं है जहाँ पर इंडियन नहीं है। हाँ, ये बिल्कुल सत्य बात है कि अप्रवासी भारतीय अमेरिका में बहुत ज़्यादा हैं, विश्व के सभी देशों में, लेकिन अमेरिका में भी बहुत ज़्यादा हैं। और अमेरिका में इतने हैं कि वहाँ की जो पॉलिसी हैं या पॉलिटिकल जो एडमिनिस्ट्रेटिव डिवीज़न है उसमें भी इंडियन है। अमेरिका की जो उपराष्ट्रपति है कमला हैरिस जो है वो भी इंडियन मूल की हैं, और जितना बढ़िया स्टेटमेंट वो दे रही हैं, वो कंट्रोल कर रही हैं, इतना बाइडेन साहब नहीं कर पा रहे। ये भी बता रहा हूँ मैं, चाहे कोई भी कारण हो सकता है, वहाँ की ये तो भौगोलिक स्थिति वहाँ उस कंट्री के लोग जाने, हम तो लोग न्यूज़ और उसी से एनालिसिस कर रहे हैं। लेकिन सत्यता यह है कि भाई चाइना हमारे पास बिल्कुल बॉर्डर पर अड़ा हुआ है। अगर रसा ने हमारा साथ छोड़ दिया तो पाकिस्तान और ये इतने इस भूमि में अमेरिका हमें बचा पाएगा?
ये बात तो सत्य है कि व्यापार हमारा सभी देशों से है, वहाँ इंडियंस रहते वो सही है, लेकिन इंडियन रहने के कारण ही हमको ये है सिंपैथी कि हमारा चाइना नाराज़ क्यों है। चाइना का व्यापार हमने आधे से ज़्यादा बंद कर दिया जो इंडिया पे था। इंडिया की सारी इकोनॉमी चाइना व्यापार में जितना भी सस्ती चीज़ जितना भी हर क्षेत्र में चाइना आ गया है। इंडिया से उसे बहुत बड़ी इनकम थी। अब चाइना यही तो चाह रहा है कि हमसे मोदी साहब बात करें, प्लेटफार्म पे बात आए, ये बंद से लगा दिए, इनको हटाओ, तो हम तो अपनी सेनाएं हटाएं, तनाव कम करें। मुख्य वजह तो ये है, क्या तो ये हटाओ, नहीं तो हम इधर अटैक करते हैं। कभी तिब्बत की तरफ आते हैं, कभी अरुणाचल प्रदेश में नत्ती बीजा करते हैं, कभी लद्दाख और लेह भी करते हैं। और चाइना की पॉलिसी ये हो गई है कि गरीब देशों को कर्जा दो और उसके भूभाग पर कब्जा करो। यूएसए ने भी तो यूएसए को उसका परिणाम भोगना तो पड़ा। 11 देश, कजाकिस्तान, उज्बेकिस्तान, तुर्कमेनिस्तान, उज्बेकिस्तान, ये सारे देश अलग हो गए। यूक्रेन वगैरह सब अलग हो गए। जितने मुस्लिम कंट्री थे सब अलग हो गए। और उसकी जड़ जमाई थी अमेरिका ने ओसामा बिन लादेन के लिए, और उसके कारण वो अलग हुए और उन्हीं के लिए वो नासूर बन गया। आप छोटी सी बात है, आप जो जितना आज ये गुंडा पालेंगे वही गुंडा आपको तो बहुत अच्छा लग रहा है, लेकिन वही आपके लिए एक दिन सरदर्द वही बन जाएगा। किसी के लिए कुआं खोदोगे या खाई खोदोगे, एक दिन आपको भी खाई में उठ जाना पड़ेगा। ये निश्चित। तो अमेरिका भी भोगना पड़ा, चाहे वो किसी रूप में, और ऐसे ही रसा को भोगना पड़ा। अब पूर्वी भाग पे यूक्रेन पर उसने कब्जा कर लिया। अब ये वो अगर इंडिपेंडेंट कंट्री बना तो आप उसको, अब वहाँ की नाटो देश क्या कहते हैं, यूरोपियन संघ क्या कह रहा है, वो कह रहा है कि नहीं, इसको इंडिपेंडेंट कंट्री लेना चाहिए। अब चाइना तो इस ताक में बैठा हुआ है, अमेरिका रूस को सहयोग कर रहा है कि जी मैं इसको सहयोग करूँ, ये यूक्रेन की तरफ जाए और मैं ताइवान और तिब्बत और इधर आऊँ। वो तो इसका ये कर रहा है। उतने तिब्बत के जितने भी बौद्ध भिक्षु धरा है, उनके सब मोबाइलों पे ऐप लगा दिया और सब सूचनाएं कलेक्ट करना लगा, ये लोग क्या कर रहे हैं। तो एक तरफ से ये तो छोटे छोटे देशों पर ये कब्जा हो जाएगा। अब देखिए, जो नेपाल हमारा हिंदू राष्ट्र है, छोटा देश है, गरीब देश है, अब विकसित देश है। अब इनके लोगों में पता नहीं कैसी बुद्धि आ गई है, ये तो ऊपर वाले ही जाने। इसमें भी बहुत सी पार्टियां, एक बड़ा राजतंत्र चलता था, उसके परिवार को बहुत बड़ी साजिश के तहत मरवा दिया गया। आपको पता होगा, ये सारे लोगों को एक ही आदमी ने एक रात में मार दिया। खून खराबा हुआ, डेमोक्रेसी आई। अब इसमें इतने लोग हो गए हैं कि प्रचंड हैं कि जिन कौन कौन है ऐसे हो गए हैं कि उन्होंने, चाइना ने उन पर हाथ रख दिया, माओवादी और इंडिया के खिलाफ होने लगे। अब इसको ये पता नहीं है कि हम मुट्ठीभर देश, क्या हम चाइना से लड़ पाएंगे, इंडिया से लड़ पाएंगे, या हम अपने आर्थिक दृष्टिकोण से इंडिया के बिना हम चल सकते हैं। और वो कहाँ जा रहा है, यूएसए पे। अब यूएसए से मदद मांगेगा तो यूएसए कब्जा कर लेगा उसको। चाइना धीरे धीरे इधर आ रहा है, उसने सारी सड़कें बना ली, सारा। या जब किसी भी देश के लिए, युद्ध के लिए सड़कें होना, वेपन्स होना, हथियार होना आवश्यक है। जब वो वहाँ तक सारी सड़कें बना करके इधर पूरे पहाड़ी क्षेत्र पे आगे आ गया, तो भौगोलिक दृष्टिकोण से तो वो देश कमज़ोर हो गया। पंडित नेहरू, लेट प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया, कहते थे कि भारत तो भूखंड की दृष्टिकोण से बहुत सुदृढ़ देश है, हमें सुरक्षा से कोई खतरा नहीं, हमें तो गरीबी से खतरा है। पहले इस गरीबी को दूर करो। वास्तव में सही बात थी उस समय। भाई उस समय ये प्रॉब्लम थी कि 92% लोग और 95% लोग तो विद इन द रूरल एरिया। छोटे छोटे हेमलेट, अलीगढ़ भी एक शहर थोड़ी था, गाँव था, ये ऊपर भी अचल तालाब वाला वही पूरा ऊपर चल रहा था। बरसात अधिक होती थी, नीचे अचल तालाब में पानी जमा होता था, उसके पूरी साल इसी की पानी की सप्लाई होती थी, इसे ही जानवरों के लिए प्रयोग किया जाता था, इसलिए इसका तालाब बना। हर जगह कुएं
तालाब बावड़ी ये बनते थे और उसके कारण रेन वाटर का कलेक्शन होता था, फिर रिचार्जिंग होती थी और इसके कारण वो वाटर जो है ड्रिंकिंग के पर्पज के लिए काम आता था। अब कंडीशन आज बदल गई। चाइना अपनी तरफ नहीं देख रहा कि यहाँ पर पूरा सियाचिन प्रांत में पूरा ओरिजिन मुस्लिम का उसने इतना बर्बाद कर रखा है जिसकी कोई सीमा नहीं। चुनाव वहाँ कभी होते नहीं। समस्या तो डेमोक्रेसी की है, जहाँ चुनाव नहीं हो रहे वहाँ तो जो कह रहा है वो सही है, चाहे वो गलत है, ऐसे राइट हो मुझे कुछ है। जहाँ डेमोक्रेसी है वहाँ पर सरकारें बदलती रहती हैं, वहाँ पर पॉलिसी सिद्धांत बदलते रहते हैं और स्थितियाँ उसके अनुसार बदल रही हैं। तो वर्तमान परिवेश में हमको तो ये लगता है कि बिना रूस के हमारे देश का काम नहीं चलेगा। अगर रसिया साथ नहीं आया, रसिया तो अभी कह रहा है, रसिया ने ही अभी चाइना को रोक रखा है, ऐसा नहीं तो रोका। आप उसने इतनी बात यह है कि वो धोखा देने वाला कंट्री है यूएस, उसका विश्वास करना इतना जल्दी बड़ा इंडिया के लिए बहुत बड़ा होगा। जबकि राजनाथ सिंह को भेजा था और कई मंत्रियों को जब भेजा वहाँ रूस, तब जाकर के चाइना ठंडा हुआ। और हाँ, ये पावर है और रूस भी, पहले तो दो ही सुपर पावर थी, रूस और यूएसए। अब वो चाइना अपना इनके बीच में आगे जा रहा है, ये चाह रहा है कि सुपर पावर में अमेरिका। आप कुछ कह रहे हैं? ये चीजें हर कंट्री को सोच के चलनी चाहिए कि कभी जब मतलब होता है तो दोस्ती और दुश्मनी दोनों टाइम के हिसाब से होती है। अगर हम यूएसए के खिलाफ जाते हैं तो अकेला देश है जिससे हमें उस दुश्मनी हो सकती है। अगर हम रूस के साथ जाते हैं, भाईचारे से अगर हम यूएसए के साथ जाते हैं तो चाइना और रूस हम दोनों के खिलाफ होना पड़ेगा। अच्छा, एक और एक बात, भारत यूएसए के साथ है क्योंकि हमारे लोग होते हैं, रूस के साथ है और वो लोग है कि अगर भारत को यूएन को चाहिए क्योंकि बाबा अकेला चाइना ऐसा है जो भारत को नहीं देने देता है, वो हर बार डाल देता है। मेरे हिसाब से भारत को इन सारी चीज़ों में चाइना से वार्तालाप करके चाइना को मना लेना चाहिए, एक बार को बिल्कुल पावर मिल जाए। तो क्या चाइना अगर यदि मना लेगा तो फिर यूएस के खिलाफ? ये सबसे बड़ी बात यह है कि ये मसले बातचीत से ऐसे हल नहीं हो सकते। तो चाइना मान जाएगा? आप ये समझिए कि क्या जो है लोग बात नहीं कर सकते, ये चाइना किसी हद तक मानने को तैयार नहीं है, किसी हद तक मानने को तैयार नहीं है। सर, अगर यूएसए के खिलाफ जाते हैं तो हमें चाइना से नुकसान नहीं होगा ना। अगर हम रूस के खिलाफ जाते हैं तो हमें चाइना से भी नुकसान होगा, फिर रूस से भी वाकई बोले कैसे गिर जाएंगे। इंडिया को इस समय जो वर्तमान स्थिति है न्यूट्रेंट में रहना, मध्यस्थता करना चाहिए और नाटो देशों के साथ, यूएनओ के साथ जाकर के युद्ध को रुकवाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभानी चाहिए। इसी में है किसी भी तरह से थर्ड वर्ल्ड वार न हो पाए। अब ये बताइए, अब जापान एक छोटा सा देश है, चाइना उसको भी परेशान करता है। अब आप समझ लीजिए उसकी पूरी सिक्योरिटी यूएसए पे डिपेंड है। अब सोचने के लिए, जब तो 1945 में जब तो अटैक मारा था और मजबूर होकर के उसने समझौता किया, अपनी सिक्योरिटी को यूएसए को किया, लेकिन अब वास्तविकता स्थिति बदल गई है, उससे भी अपनी सिक्योरिटी तैयार करनी चाहिए, अन्यथा वो यूएसए इतनी दूर कहाँ तक आ पाएगा जब तक चाइना कुछ कर देगा। अब स्थितियाँ, ये बात सही कह रहे हैं, कोई भी दुश्मन नहीं होता और कोई दोस्त नहीं होता, और सबसे बड़ा दोस्त ही आज दुश्मन होता है। समझिए ना, क्या पाकिस्तान हमारा कभी दोस्त बना? केवल एक ही रट लगी हुई है और कभी बनेगा? बन सकता है। हैं?
बन सकता है, नहीं होगा, इसका क्या नहीं, कैसे बन सकता है, जरा वो सिद्धांत नहीं बताइए। होता है ना, कभी-कभी किसी के पास में कोई ऑप्शन नहीं होता है, इकोनॉमी की नीड में इतना वीक होता जा रहा है, तो उसके पास में हो सकता है कभी आगे आने वाले टाइम में ऑप्शन ही ना हो। चिंता नहीं, उसे समझना कहते हैं भाई। अगर बात इकोनॉमिकल वीकनेस की है तो और भी कंट्री जो इंडिया के खिलाफ है वो सब नेवर करने के लिए तैयार है, फिर वो इंडिया से पैसे लेगा। तो वो किसके पास, उसके पास और क्या ऑप्शन हो सकता है? क्या वो अपनी जमीन चाइना में, तो चाइना उसको लीगल थोड़ी ना मदद देगा। जैसे अगर आप अगर कोविड के टाइम पर देखोगे तो इंडिया ने ज्यादातर कोविड वैक्सीन भी पाकिस्तान को सप्लाई की। इसमें मतलब ये तो नहीं देखा कि कोई दुश्मन है, बहुत सारे पेड़ सब लेकिन ये देखिए, ये तो ह्यूमन ग्राउंड है। इंडिया ने अफगानिस्तान की जितनी मदद करी है, जितनी किसी कंट्री ने नहीं की। ये तो ह्यूमैनिटी बेस्ड हो गया ना। ये तो ह्यूमनिटी इंडिया तो करता है, लेकिन क्या पाकिस्तान ने कभी इंडिया की कहीं कुछ मदद करी है? जितना भी टिड्डी दल भेजा हो, जितने भी पेपर भेजे हो, जितना भी ड्रोन हमला किया हो, जितना भी हरकत हो सकती है वो करता रहता है। क्या इमरान साहब कभी विश्वास हो जाएगा? उन्हें विश्वास ही नहीं है, तो कैसे विश्वास किया दिया है? बात ये नहीं है। बात ये मसला कश्मीर का ही नहीं है भाई। आधा कश्मीर आपके पास भी तो है भाई। कश्मीर तो किसी का अंग था ही नहीं। मैंने डिफेंस पढ़ा है, सिविल सर्विस में मैं डिफेंस रखता था, तो 10 कॉपी हमारी जो टॉप करते हैं वो जाती है मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस को, वो मिनिस्ट्री। अब आप ये देखिए, हेलो क्या कह रहे हो मुझे बताओ। अच्छा, मुझे लगा कुछ कह रहे हैं। वास्तव में ये है कि देखा जाए कि पाकिस्तान का मसला ये नहीं है कि हम जो है कश्मीर को ही ले लें। उसका मसले तो उसकी आर्थिक स्थिति इतनी खराब है, टेररिस्ट उस पर हावी है, वहाँ को शासन को चलने नहीं देते, तो वो तो सही सोच उस डायरेक्शन में चला ही नहीं पाते। वहाँ की मिलिट्री इतनी हावी है, वहाँ का पीएम और प्रेसिडेंट कुछ कर नहीं पाते। ऐसे से उम्मीद क्या किया जाए कि आप जो है ये मसला कोई भी, ये पूरा भूखंड सब गुलाम था, राजा हरि सिंह का शासन था, हिंदू राजा था, जो करण सिंह के फादर थे हैं। और पूरे ये आज नहीं है, ये बहुत प्राचीन संस्कृति से इनका साम्राज्य था। ये पूरा भूखंड अलग अलग साम्राज्यों में बटा हुआ था। ये तो धीरे धीरे बाद में विलय हुआ है इसमें। जब 1947 में जब इंडिया पाकिस्तान का अलग हुआ, तो सबसे पहले पाकिस्तान ने कश्मीर पर अटैक कर दिया हैं, तुरंत बाद ही अटैक कर दिया अपनी सेना को। और कश्मीर राजा वो हरि सिंह नहीं, सेना झेल नहीं पाया, तो उसने एक हिंदू राजा होने की वजह से पंडित नेहरू से मदद मांगी, नहीं तो जो है हमें कब्जा कर लेगा। आप कुछ कह रहे हैं क्या? सर इसमें भी हरि सिंह ने तो मांगी थी मदद, जैसे दोस्ती की तरफ से। उसमें जो उसका प्रधानमंत्री था फारूक अब्दुल्ला का जो फादर था, उसकी वजह से 370 35 ये सारी चीजें बाद में इम्प्लीमेंट करी गई थी, क्योंकि तब तो उन्होंने गृह मंत्री ने बोल दिया था कि हम सुरक्षा देने को तैयार है, बस एक शर्त पे आप देखते हो कि भारत को उसमें आ जाओगे। तब उनकी कोई टर्म्स नहीं थी। बाद में जब उसको लगा, उन्होंने भी सोचा था, इसने फारूक अब्दुल्ला के फादर ने, कि जैसे ही मैं अपनी वो लगवा देगा शर्त है, उसके बाद हरि सिंह को मार के प्रधानमंत्री बन जाऊंगा। उसका ये मोटिव था इसके पीछे, वरना सारी चीजें उन्हीं के साथ सरकार है। ऐसा था, इस पंडित नेहरू इस चाल को समझ नहीं पाए। मूल भाग में कुछ लोग ये भी कहते हैं, मुझे ज़्यादा वो नहीं है, मूल अंतर ये कहते हैं कि पंडित नेहरू, मोतीलाल नेहरू ये भी मुस्लिम, ये कश्मीरी, ये अब पता नहीं क्या है। ये वहाँ से अब इतनी भाई बैकग्राउंड जो हिस्ट्री की है, फिर वहाँ से ये माइग्रेट कर करके ये इलाहाबाद में आए। अब उसके पीछे कारण कुछ लोग कहते हैं, PhD के प्रोफेसर थे
और अभी भी हैं वो, लेकिन वो ये इस बात का बड़ा ऑथेंटिक, बड़ा सैद्धांतिक, बड़ा एविडेंस के साथ कहते हैं कि इन लोग ये कश्मीर के प्रति शौक थे। लेकिन फिर भी ये जो है पंडित नेहरू इस चीज़ को समझ नहीं पाए, और फारूक अब्दुल्ला के पिताजी ने ये सेक्शन 35A और 370 डलवा लिया। मदद तो ले ली, और उन्होंने ये शर्तें रखी कि कश्मीर भारत का अंग होगा, कश्मीर में इंडियन आर्मी होगी, इंडिया की कंट्रोल होगी। ये नहीं है कि आप अलग अपने आर्मी, इंडिया की करेंसी चलेगी। ऐसी तरह से उन्होंने कई शर्तें इंडिया में विलय कर दिया कश्मीर। लेकिन उसको उन्होंने चालाकी से क्या किया कि अब कुछ होते हैं ना कि जैसे कि बाबू लोग जाते हैं, फाइल इतनी बड़ी है, साहब से दस्तखत कराते हैं, IAS लोग आप जैसे लोगों से हो जाएंगे, तो बीच में ऐसा कोई पन्ना ऐसे भी ऑर्डर करा लेते हैं, वो दस्तखत करे जाते हैं, जो है उन्हें फंसा देते हैं, और फंस गए वो दस्तखत करते गए विश्वास में, करते करते जाते, और करते ही आदमी थका होता है, काम बहुत है, जैसे चुनाव के कारण आया तो फंस गए। अब फिर बाद में वो जो है तो साहब ब्लैकमेल, वो फलाना कैसे हुआ, जब वो आती है जांच, ये आपने तो आदेश किया। अब वो साहब को पता नहीं, चालाकी से उस पर फार्म वो 35A करा लिया, और 370 उन्होंने करा लिया, स्पेशल राज्य का दर्जा ले लिया। तभी तो आज लोग कहते हैं कश्मीर तो ये हमारा। अगर उस स्पेशल राज्य का दर्जा हटाइए, फिर भी अभी परिपक्व वो नहीं हो पा रहा। अगर उसी समय ये खत्म हो जाता तो आज ये झंझट नहीं होता। होम मिनिस्टर पटेल साहब तो ये चाहते थे कि ये खत्म हो, लेकिन उन्होंने उस समय ये भी था कि मैं बन जाऊं, क्या हूँ। नहीं, अब ये अगर UNO में चले गए, न जाते उस समय UNO में। अब यह कि दो लोगों में झगड़ा हो, उन्होंने तो समझा कि ये UNO में जाकर के हमारी बात रखी जाएगी, तो सुनी जाएगी। उन्होंने दोनों की मध्यस्थता करके वही रोक दिया गया। अभी तो यही स्थिति है। वो अगर अभी भी हम जो है इस इशू पर जाते हैं UNO में, तो वो फिर जो है बीच में मध्यस्थता कर देगा, और कर देगा कि आप इतना भाग इनको दे दीजिए। तभी तो इंडिया कहता है हमें दूसरे देश का इंटरफियरेंस कोई बर्दाश्त नहीं है। जो कांग्रेस भी कहती थी, ये भी कहते, लेकिन कांग्रेस थोड़ा लचीली थी, ये थोड़ा स्ट्रांग है। ये जो है इन्होंने फ्रीडम सेना को दे रखा है, उन्होंने थोड़ा सा रोक रखा था। कई चीज़ों में थोड़ा सा चेंज है। लेकिन हाँ, अगर धीरे धीरे अब यही चलता रहा तो हमारे कंट्री में इतने लोग अब स्थापित हो गए हैं कि दूसरा पाकिस्तान तैयार है। कैसे रोक पाएंगे? माओवादी ज्यादातर ये आपका पश्चिमी एरिया जो है, सॉरी पूर्वी क्षेत्र जो है, ये सारे लोग यहाँ पर विद्रोह करते हैं। तो अगर यदि आप चाइना और रूस से तो फिर आपको एक देश अलग बनाना पड़ेगा, क्योंकि वो सबसे हो रहे हैं उस समय पर। आप अपने भारत का फिर बेहतर होने से नहीं रोक पाएंगे यदि आप यहाँ पर, क्योंकि विचारधारा का मतभेद सबसे ज्यादा होता है। विचारधारा है, क्योंकि यहाँ पर विचारधारा ज्यादातर माओवादी और ये समाजवादी की विचारधारा ज्यादा प्रचलित हो रही है। आप बताएं, आप क्या कहना चाहते हैं? आपका शुभ नाम क्या है? मेरा नाम पुरुषोत्तम कुमार। पुरुषोत्तम? अच्छा, हाँ, आप बताइए आपकी बातें जो है। मैं कह रहा हूँ सर कि ये जो आपका भारत पूर्वी क्षेत्र है, यहाँ पर ज्यादातर माओवादी जो विचारधारा है यहाँ पर ज्यादा होती है। आपने देखा होगा आपका कानून जो चल रहा है यहाँ पर इसी के लिए चल रहा है। यहाँ पर बहुत ज्यादा मतलब विद्रोह वगैरह होते रहते हैं। तो अगर यदि हम चाइना से मतलब चाइना के साथ हो जाते हैं तो यहाँ की विचारधारा नहीं रहेगी। फिर एकदम अगर जैसे युद्ध भी अगर यदि समाप्त होता है तो यहाँ से अगर यदि उनकी जो विचारधारा है उनको रोक पाएंगे, लोकतांत्रिक कर पाएंगे, उनको नहीं कर पाएंगे। लोकतांत्रिक अगर यदि हमको रखना है, अगर यदि हम केवल एक USA का पर्सपेक्टिव
बारे में तो सोचना पड़ेगा। केवल हम रसिया से ही नहीं, मतलब अगर रसिया के साथ जाते तो यूएसए से बैठ नहीं गए, यूएसए के साथ में जितने देश हैं उसी को बैठ गए नहीं। युद्ध के टाइम पर तो ऐसा ही होता है, क्योंकि जो एक साथ होंगे वो हमारे दुश्मन ही होंगे। सर एक बात और बता रहा हूँ मैं, लोकतंत्र का पहली बात तो भारत को किसी से सर्टिफिकेट नहीं चाहिए। दूसरा, लोकतंत्र की खूबी है कि अलग अलग विचारधारा होता है, और सबसे मेन बात यह है कि पॉलिटिकल लीडरशिप जो होती है पूरे देश में उसकी जिम्मेदारी होती है कि जितनी भी विचारधारा है उनमें मतभेद कहो मनभेद नहीं होना चाहिए। किसी भी विचारधारा में ये नहीं है कि वो देश बांट के दूसरा देश दे दे। इस देश में संविधान की अवधारणा में यही लिखा गया है कि चाहे कुछ भी हो दूसरा देश दे देगा। तो सर ये भी तो पाकिस्तान का विभाजन विचारधारा पे मुक्ति हुआ था। फिर अभी हिमाचल प्रदेश में सर देखा जाए वहाँ पर एक वो बना हुआ रेस्टोरेंट, अभी लोकतांत्रिक है कि वहाँ पर रेस्टोरेंट में लिखा हुआ है इंडियन सागर लगा हुआ, तो वहाँ पर डेमोक्रेसी कहाँ से जाती है? रेस्टोरेंट है डेमोक्रेसी की तो मैं बताता हूँ, भारत में किसानों का प्रोटेस्ट हुआ, सरकार ने किसी पे गोली नहीं चलाई, और सीए का प्रोटेस्ट हुआ, सरकार ने किसी पे गोली नहीं चलाई। कनाडा में सरकार ने बात करने को भी ऑर्गेनाइज कर दी। कनाडा में प्रोटेस्ट हुआ, सरकार वो कनाडा की सरकार ने गोली मारने का आदेश दिया, और दूसरा बोला कि बैंक खाते सीज कर दो। डेमोक्रेटिक इंडेक्स में भारत की रैंक 105 है और कनाडा की रैंक 5 है। पहली बात तो डेमोक्रेसी का जो सर्टिफिकेट भी दूसरा देश नहीं देता। हम अपने आप में वेस्टर्न मीडिया का यही प्रोपेगेंडा होता है कि वो हर क्षेत्र में हमसे पीछे हैं, हमको पीछे दिखाएं। नहीं तो उनसे हम तुलना कब कर रहे हैं? हम तुलना की बात नहीं कर रहे। पूर्वी क्षेत्र के अगर ये लोग देखो, मैंने बहुत सारे देखे दिल्ली में वो आते हैं तो हमको इंडियंस बोलते हैं, अपने आप को इंडियंस नहीं मानते हो। सारे देश में अब वो कैसे है कि हमारे कब इंडिया में आए हैं? कौन कहते हैं? जो पूर्वोत्तर भारत के लोग आते हैं, असम के, सिक्किम के, इस तरह के लोग आते हैं, जो दिल्ली के अंदर आ जाते हैं तो हम कहते हैं कि हम इंडिया में आए हैं, तो उनकी विचारधारा वो नहीं मानते हम भी आता पार्ट ऑफ इंडिया। अरे भैया आप जाके पढ़ो, असम में ऐसा आदमी आया है जिसने अभी 2-4 साल से लोगों की विचारधारा ऐसा एक बदलाव होना चाहिए, बस 2 साल में और 3 साल में वो परिवर्तन नहीं जा सकते। परिवर्तन तो ऐसे थोड़ी ना होता है, 2 साल से और सर आगे तो आपके इंडिया से ही नक्सलवादी उनको कैसे बोल सकते हैं? अभी भी नक्सलवादी आंदोलन बहुत सारे हो रहे हैं, आपके इंडिया में बहुत सारे विचारधारा कर रही है। इस देश में आप ये बोल रहे हैं ना पूर्वोत्तर भारत की चिकन नेट है। पूर्वोत्तर भारत में आप पिछले 70 साल में अगर सारी चीजें किसी पॉलिटिकल पार्टी का फेवर नहीं करता, सबसे पहले तो ये करना चाहिए कि जो अभी योजनाएं जो सारी चीजें पूर्वोत्तर भारत के लिए जा रही है वो पहले जानी चाहिए। ये तो हमारी ही चीज है ना, हम लोग को अलगाव में रखा है इतने दिनों से। और एक और मेन बात ये तो कह रहे हैं ना नक्सलवादी ये तो सारी आदमियों के ऊपर होती है। अलीगढ़ में भी बहुत लोग ऐसे हैं जो मृत्यु कैसे विचारधारा रखते हैं। तो मेरा कहने का तात्पर्य है कि भैया अगर यदि आप बाहर मुझे लड़ने चले जाए तो अंदर में कौन संभालेगा? देश के अंदर की सुरक्षा गृहमंत्री कभी उसको संभालेंगे इस बात को। देश का जो नक्सलाइट क्षेत्र है ये छोटे से एक गांव से शुरू हुआ और अब आज 12 स्टेट में अलग अलग राज्यों में कई डिस्ट्रिक्ट में फैला हुआ है। अब ये पूरा स्टेट वाला कॉरिडोर जो स्टेट 12 का बन गया है, अब ये भारत के लिए और इंडियन आर्मी के लिए बहुत बड़ी सुरक्षा, बहुत बड़ा समस्या बनती जा रही है। हर एक पॉलिटिकल पार्टियां जो भी आती हैं चली जाती हैं, इस पर पूर्णतया कंट्रोल नहीं कोई करना चाह रहा। हाँ, इतने सीआरपीएफ मर गया, इतने मिलिट्री मर गया, 4 दिन का हम इसका बलिदान वो नहीं जाएगा, ये नहीं जाएगा, वो भाषा बोल के ख़त्म हो जाता है। सत्यता ये है कि क्या इंडिया की आर्मी को या इंडियन को इसको नक्सलाइट को ख़त्म करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए? ये नक्सलाइट का जन्म वहाँ से हुआ है कि ये पूंजीपति लोग उस गरीबी क्षेत्र में, गरीबी विभाग में, जहाँ पर मिनरल संसाधन निकलते थे,
वहाँ उन्होंने बड़ी बड़ी कंपनियां लगा करके मिनरल्स का एक्सप्लोरेशन किया और सप्लाई किया, और वो धनाढ्य बनते चले गए। और कुछ लोगों ने जो इस मायो कम्युनिस्ट और इस माइंडेड के लोग थे, उन्होंने ऐसे आंदोलन को खड़ा कर दिया। अब उन्होंने खड़ा इस आधार पर कर दिया, उन्होंने बताया कि आपके संसाधन, आपका ही पैसा, आपकी सारी चीज़ें लेकर के ये लोग वहाँ भेजे। इसके कारण नक्सलाइट धीरे धीरे इतना बढ़ गया कि आज नक्सलाइट देश के लिए नासूर बन गया है। जैसे टेररिस्ट आतंकवाद है, उसी तरह से अगर इसको समय रहते कंट्रोल नहीं किया गया। सर विचारधारा की बात हो रही है, अभी आप अफगानिस्तान में देखिए, वो जो वहाँ पर कब्जा किए हुए हैं वो अफगानिस्तान के लोग हैं, वहीं की विचारधारा बदली हुई है, उन्होंने भी इस पर कब्जा किया है, तो हम आंतरिक सुरक्षा को कैसे भूल सकते हैं? ऐसे देखिए बात है कि हम उस विचारधारा का साथ देंगे तो अधिकतर लोग क्या है कहाँ जाएंगे, विचारधारा उनकी बदलेगी, विचारधारा बदलेगी तो वो विचारधारा एक राष्ट्र को भी चेंज कर सकती है। जैसे अफगानिस्तान हो गया, अफगानिस्तान में डेमोक्रेसी थी सर, अब डेमोक्रेसी नहीं है। नहीं देखिए अब क्या है, अब अफगानिस्तान की समस्या क्या अभी हल हो गई? नहीं सर, वो अभी कैसे हल होगी? मैं तो ये कहना चाह रहा हूँ, समय रहते हुए नक्सलाइट को, इंडिया को समाप्त करना चाहिए समय रहते, और नहीं तो ये आगे जाकर के बहुत बड़ा प्रॉब्लम बन जाएगी। जिस तरह से हमारे उत्तरी भारत में है, इसी तरह से इस पूरे भूभाग में छत्तीसगढ़, उड़ीसा, आंध्र और पूरा क्षेत्र इसमें प्रभावित, मध्य प्रदेश तक आ गया, उत्तर प्रदेश का पूर्वी भाग इसमें आ गया चपेट में। पिछले कुछ वर्षों की इनको विचारधारा ही कहेंगे, भारत की मुख्य विचारधारा या मुख्य धारा में लाना पड़ेगा। चाहे इनको रोजगार दे करके, चाहे शिक्षा दे करके, चाहे मेडिकल फैसिलिटी दे करके, चाहे इनका ब्रेन वॉश करके, कैंपेन करके, जगह जगह किसी भी तरह से इनको भारत की मुख्य धारा में ला करके इनके हथियार गिराने होंगे, इनको सरेंडर करना होगा, तब तो कैसे बच पाएगा। जैसे केपीएस गिल ने पंजाब को खुशहाल किया खालिस्तान से, उसी विचारधारा में लाना पड़ेगा, अन्यथा आज हमारे लिए वो भी बहुत बड़ा षड्यंत्र था। इस तरह से पंजाब को हमने किया है, और पंजाब में जो लचक व्यवस्था के कारण धीरे धीरे पॉलिटिकल जो लोग हैं पता नहीं क्या क्या चीज़ बोल देते हैं और क्या क्या कर देते हैं एक सस्ती लोकप्रियता के लिए। देखिए चुनाव जीतना एक नहीं, मैटर ऑफ फैक्ट, लेकिन कंट्री के हित में काम करना, सबसे बड़ी नागरिक के हित में काम करना, भौगोलिक दृष्टिकोण से अपनी बाउंड्री को सुरक्षित रखना, अपनी अखंडता को सुरक्षित रखना, अपनी एकता को सुरक्षित रखना, ये आवश्यक है। कुर्सियां तो आती जाती रहती हैं, कितनी बार कोई है, लेकिन क्या वास्तव में खून खराबे के कारण या विचारधाराओं में अंडसंड बोलने के कारण क्या सत्या को हत्या करने का यही मुख्य मुद्दा है? मुद्दा तो बहुत सारे हैं जिनको हम छू नहीं पा रहे। सबसे बड़ी मुद्दा है गरीबी है, बेरोजगारी सबसे बड़ी मुद्दा है, जो कितने लाखों करोड़ों लोग बेरोजगार हैं, रेलवे में लाखों पोस्ट खाली हैं, करोड़ों लोग अप्लाई किए हुए हैं, परीक्षा आप करा नहीं पा रहे, स्क्रीन करा नहीं पा रहे। आप ऐसी एजुकेशन पॉलिसी डेवलप करिए जो स्किल्ड लेबर इस टाइप की जो हमें आवश्यकता है। जैसे हमें ट्रैकमैन की आवश्यकता है तो ट्रैकमैन करिए, हमको प्लम्बर की आवश्यकता है तो प्लम्बर तैयार करिए, इलेक्ट्रीशियन तैयार करिए, एसी ठीक कर, जो हमें नीड वास्तव में आ रही है ये हमें टेक्निकल तैयार करिए। फार्मर की आवश्यकता है, फार्मर स्किल फार्मर तैयार करिए, हॉर्टिकल्चर में तैयार करिए, तब तो देश के युवाओं को रोजगार मिलेगा और उसी लाइन में जाएगा और काम करेगा। आप ऐसा अनप्लान्ड एजुकेशन पढ़ाते चले जाएंगे तो हर आदमी कहेगा कि मैं आईएएस हो जाऊं, तो नहीं हो पाएगा।
वास्तविकता उनकी है, कमी है नक्सलाइट को। अब उनको कैसे, उनको रोजगार कहते हैं, रोजगार नहीं मिला, आप उस लेवल तक स्किल्ड नहीं थे तो बाहर से लोग पहुंच गए। लोग वो कहते हैं ये बाहर, जैसे नागालैंड में आप यूनिवर्सिटी में एक पहुंच गए, कहते हैं ये तो बाहर ही आ गए, आपको यहाँ रहना है तो आप ये दीजिए महीने, नहीं तो आप नहीं रह पाएंगे, नहीं तो आप। इट इज मैटर ऑफ फैक्ट, द रिलेटेड ऑफ पोजिशन ऑफ जोग्राफिकल कंडीशन। अगर आप भौगोलिक स्थितियों को ध्यान में रखते हुए, वहाँ पर इन्वायरमेंट को ध्यान में रखते हुए एडजस्टमेंट कर लेंगे तो सर्वाइव कर सकते हैं, अन्यथा आप नहीं रह सकते। हाँ, कंट्री के हित में यही है कि नक्सलाइट को समय रहते जल्दी से जल्दी उन लोगों को मुख्य देश की विचारधारा में लाना चाहिए। ये सॉल्यूशन ये है, मैं ये नहीं कह रहा गोली से लाना चाहिए, इट इज मैटर ऑफ फैक्ट, उसको जैसे लाना चाहिए जैसे वो सारी चीज़ों को बदलते हुए देश की मुख्य धारा में जुड़ जाएं और उनका प्रयोग डेवलपमेंट में करें। जो वहाँ के मिनरल्स हैं, पावर रिसोर्सेस हैं, उनमें उनका यूज करें, तब स्थिति सुदृढ़ होगी। अन्यथा आप भेजते रहिए जितना भी, आप नई समस्या होगी, कोई कंट्री उस पर ध्यान दे नहीं रहा। जितने लोग आते हैं ध्यान तो देते हैं, लेकिन वास्तविकता नुकसान तो उसका होता है जिसका जो वहाँ पर असमय चला जाता है। और उनको क्या, इतने बड़े लोग वो ऐसे ही बन गए, डायरेक्ट इनडायरेक्ट वे में कहीं न कहीं से उनको सपोर्ट है। हाँ, मैनी टाइम्स सपोर्ट आर रिलेटेड ऑफ द इंडिया और अब्रॉड। देश और विदेश से सपोर्ट होने के कारण ही आज भारत में कई तरह की स्थितियां अव्यवस्थित हो गई। यानी भारत तो ऐसा एक देश है जो शांत प्रिय देश है। भारत कभी भी किसी देश की भूमि पर कब्जा नहीं किया अभी तक, किसी से असमय लड़ाई नहीं की कभी तक, किसी की भाषा धर्म के बारे में कोई उसने टिप्पणी नहीं किया। कि सेकुलर शब्द उन्होंने इसलिए इंडिया कॉन्स्टिट्यूशन में लाए कि भारत के देश समाजवादी, धर्मनिरपेक्ष, पंथ निरपेक्ष ऐसे फ्रेमवर्क का स्थापना करेंगे जिससे सभी वर्ग का विकास हो। ऐसा संविधान की प्रणन बिल में लिखा हुआ। अब हम आप कहें ये पर्टिकुलर कोई नहीं, लोहिया जी नहीं कहते थे, अम्बेडकर साहब नहीं, अम्बेडकर साहब ने तो भारत की सारी स्थितियों का अवलोकन करके और विश्व के कई कंट्रीज में विवरण करके तब ड्राफ्टिंग कमेटी के चेयरमैन थे। इसका बनाने वाले लोग तो बहुत थे, वो कई देशों में घूमे, हर एक देश की जो अच्छाई थी उन संविधान में उन्होंने जोड़ने का प्रयास किया। लेकिन अब समस्याएं आज कुछ और है और आज 20 साल बाद 50 साल बाद और कुछ और है, परिस्थितियाँ बदलती रहती हैं और उसी के अनुसार क्लाइमेट भी बदलती रहती है, इन्वायरमेंट भी बदलता रहता है और इसके अनुसार ही मैन भी बदलता रहता है। और जो बदला और वो जीता वही सिकंदर, और वो अपने के अनुसार परिस्थितियों के अनुसार नहीं ढाल पाया, वो असमय ही चला जाता है। भारत को इस समय मध्यस्थता की करना चाहिए, किसी भी तरह से कहीं न जाते हुए, न तो यूएसए से बिगाड़ना चाहिए, न अमेरिका से और न ही रूस से। परिस्थितियों बस दोनों के बीच में कहीं न कहीं कोई रास्ता निकालना चाहिए। रास्ता तो जरूर निकलता है। चाइना तो चाह रहा है कि ये यूएसए की तरफ चले जाए, चाइना का तो बहुत बड़ा काम बन जाएगा। इसलिए अभी बहुत उत्साहित न होते हुए, थैंक यू वेरी मच। आज का लेक्चर तो इन्नो क्लाइमेट में ही चला गया, मैं पढ़ाने के मूड से तो माउंटेन आया था कि पर्वत पर